विकास को सुगम बनाना। समृद्धि और विकास से पहले मतलब समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो अब ये कहने के बाद जो है ना, ग्रोथ और डेवलपमेंट में कोई अंतर रह जाए ये नहीं होना चाहिए। ये मेरा अपना तरीका है कि यदि कुछ समझना है तो पूरे तौर से उसको समझ लेना है ताकि आप दूसरे को समझाने लायक बन जाएं। ये मेरा तो पढ़ने का तरीका है। तो आप भी ऐसे ही पढ़ें कि आप किसी को जो है पढ़ा सकें। इस लेवल को यदि आपने अचीव कर लिया तो शायद सबसे अच्छे टीचर आप होंगे। सो NES 102 जो CIG प्रोग्राम का दूसरा पेपर है, उसमें समृद्धि और विकास को सुगम बनाना, ग्रोथ और डेवलपमेंट को कैसे आप इजी करेंगे। ग्रोथ से क्या मतलब होता है, हम थोड़ा सा उदाहरण से बताएं तो हमको लगता है ज्यादा आसान हो जाएगा ग्रोथ को बताना हमारे लिए और आपके लिए समझना। ग्रोथ का मतलब आप सुनते होंगे बार बार, ये बच्चे का ग्रोथ बड़ा अच्छा है, ठीक है ना। जा करके जब कभी डॉक्टर से बात करते हैं तो बताते हैं कि इनका वजन बताइए तो कितना हुआ। ये 6 महीने का बच्चा है तो इसका वजन इतना कम से कम होना चाहिए। बर्थ के टाइम में 3.5 किलो से 4.5 किलो के बीच में यदि वजन है बच्चे का तो ये नॉर्मल बच्चा है, इसका ग्रोथ ठीक है, माता के गर्भ में इसका ग्रोथ बड़ा अच्छा रहा, ठीक है ना। ऐसा हम लोग बोलते हैं। फिर जब बार बार उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ले जाते हैं तो और सब कुछ उसका देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या देखते हैं, उसके साथ साथ देखते हैं उसका वजन। तो यदि कोई बच्चा माल न्यूट्रिशन में है, कुपोषण में है, तो निश्चित तौर से उसका वजन जो है वो पूरा बढ़ता नहीं है। उम्र के हिसाब से जितना समय उसने व्यतीत कर लिया, 6 महीना साल भर, उसके हिसाब से बताएंगे कि ये दिक्कत है। तो आप जो है सो समृद्धि का मतलब ऐसे है। आप और एक अच्छे उदाहरण से बताएं कि अभी गर्मी का मौसम है, हम लोग जो है पौधे लगाते हैं अपने गार्डन में लगाते हैं। 2 पौधे आपने लगा दिए, एक गमला में, 2 गमले में, और 2 गमले में से एक गमले में थोड़ा बढ़िया से पानी उनी देते रहते हैं। एक ही दिन लगाया है दोनों में फूल के पौधे, और बड़ा अच्छा सा सो वो पौधा है, फूल का पौधा है। और उस पौधे में से एक पौधे को आप देखते हैं कि वो पौधा जो है बड़ा अच्छा से ग्रो कर रहा है, और दूसरा पौधा जो उसी दिन लगाए थे वो उतना ग्रो नहीं कर रहा है। तो आप सहज भाषा में बोलते हैं कि इस पौधे का ग्रोथ जो है ना ये अच्छा नहीं है, इसमें थोड़ा सा खाद उद डालना पड़ेगा। तो ग्रोथ का मतलब एक निश्चित टाइम फ्रेम में जो होना चाहिए जितना आगे, उतना आगे यदि नहीं हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ग्रोथ कम है या बेसी है। ये टाइम के साथ इस कंसेप्ट को समझना ज्यादा आसान होता है। सेम टाइम में बच्चे के संदर्भ में हम लोग परिवार में देखते हैं कि एक बच्चा है तो ये बहुत अच्छा है, हृष्ट है, और दूसरा बच्चा है तो बहुत दुबला पतला है। क्या हो जा रहा है इसका, इसका ग्रोथ कम हो रहा है। ग्रोथ के संदर्भ में ये बात है। दूसरा है ये विकास। विकास क्या है, तो विकास शब्द जो है ना बहुत व्यापक है। इसकी परिभाषा यदि आप ढूंढेंगे ना तो बहुत सारी दिक्कतों में आप रहेंगे। कभी सामाजिक विकास बोलते हैं, कभी संवेगात्मक विकास बोलते हैं, कभी आर्थिक विकास बोलते हैं, कभी सांस्कृतिक विकास बोलते हैं, कभी नैतिक विकास बोलते हैं। बड़ा भी व्यापक शब्द है, ठीक है। तो इस शब्द को हमने एक ऑगबर्न निम्कॉफ, एक सोशियोलॉजिस्ट है, समाजशास्त्री है, ऑगबर्न, WF ऑगबर्न एंड निम्कॉफ, इन्होंने बताया है सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट में। ये डेवलपमेंट को डिफाइन करते हैं। हम लोग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में सोशियोलॉजी में ये चीज पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि डेवलपमेंट इज मेरली अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट एक निश्चित दिशा में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। दैट डायरेक्शन में बी पॉजिटिव और निगेटिव। When we call it positive, then it is very easy to understand. But when we call this is development and this is negative side, negative direction, then easily we cannot understand. So this is big problem. लेकिन अब इतने बड़े थिंकर हैं, उन्होंने यदि डिफिनेशन दिया है कि विकास क्या है, निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन है, और वो दिशा ऊपर की ओर भी हो सकती है, नीचे की ओर भी हो सकती है। ऊपर की ओर जो परिवर्तन की बातें हैं वो सबको समझ में आती है, लेकिन नीचे की ओर जब परिवर्तन होता है तो वो हमको नहीं समझ में आती। छोटा सा उदाहरण आपको दें सामाजिक विकास के संदर्भ में, आप बहुत आसानी से समझेंगे। जब आप देखते हैं कि रोड्स का डेवलपमेंट हो रहा है, हाँ, वो एक छोटी सी सकड़ी हुई सड़क थी और अब उसको नेशनल हाईवे में भारत सरकार ने कन्वर्ट करना डिसाइड कर दिया है। और उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 4 लेन 6 लेन का प्रोजेक्ट है, ठीक है।
उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कितने गांव के घर को तो तोड़ना पड़ता है साइड में, बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं, बहुत आम बात है, बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं। तो क्या हुआ, एक तरफ तो सड़कें चौड़ी मिलती है, एक्सीडेंट्स कम होता है, मानव जीवन की रक्षा होती है, आप बहुत तेजी से उस पर ड्राइव करते हैं, बहुत कम समय आपका लगता है, ये सब विकास के लिए किया जाता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का हम डेवलपमेंट करते हैं, संरचना, आधारभूत संरचना का डेवलपमेंट करते हैं, जिसको कल प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कहा। लेकिन दूसरी बात क्या है, उसका साइड इफेक्ट क्या है कि हम बहुत सारे घरों को साइड से क्लियर करते हैं, उसके बाद हम बहुत सारे पेड़ों को भी काटते हैं, जिससे पर्यावरण का नुकसान होता है। तो डेवलपमेंट जो है वो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। नर्मदा वैली पर जो नर्मदा बचाओ आंदोलन चला हुआ, उसको याद कीजिए, मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, ये सब पर्यावरणविद और ये आंदोलनकारी, और नर्मदा पर जो डैम बन रहे थे, उस डैम के हाइट्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक केस चला और हाइट्स को सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया। लेकिन उस डैम के निर्माण के जो स्थल है, उस पर कई गांव जो है वो जलमग्न हो गए और उससे पहले उनको विस्थापित करना पड़ा, वहां से हटाना पड़ा। वो कभी भी अब अपने मूल गांव में नहीं लौट सकते, मूल निवास स्थान पर नहीं लौट सकते। तो ये विकास की परियोजना के साथ बड़ी मूल बातें हैं। तो विकास निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन, वो परिवर्तन जो है वो निश्चित तौर से ऊपर की दिशा में हो और नीचे की दिशा में, दोनों ही है। तो हमको लगता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को सो आप कंसेप्चुअली समझ पाए होंगे। क्या लगता है ना, वृद्धि, समृद्धि और विकास दोनों ही एक जैसे शब्द लगते हैं। तो हमें जो है ना, इस क्लास के बाद अब ये कंसेप्ट एकदम साफ रहना चाहिए, किसी भी हाल में आपका ये कंसेप्ट अब गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो हम जो है सो उस कंसेप्ट के साथ बातें करते हैं। और पहला ब्लॉक है आपका कि विकास संबंधी जो समस्याएं हैं उसको सो कैसे, पहला ब्लॉक, इसमें पहला ब्लॉक है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं उसमें क्षमा, सर माइक ऑफ हो गया सर। हेलो सर, आपका माइक ऑफ हो गया। सर आपका हाँ मिल गया, आपको माइक मिल गया। ये कभी कभी टेक्निकल एरर हो जाता है। तो विकास को प्रभावित करने वाले ये कारक जो हैं उसको सो हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले यूनिट दिया हुआ है, 4 यूनिट है इसमें। समाकलित व्यक्तित्व का विकास, इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके बाद विकास के विभिन्न पहलुओं से संबंधित समस्याएं, उसके बाद अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण मतलब इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन है वो कैसे होता है, और बाल विकास में संचार माध्यमों का प्रभाव। ये जो है 4 चैप्टर्स, मतलब ये जो डिस्टेंस एजुकेशन की भाषा में हम लोग इकाई बोलते हैं, वो इकाई आपको पढ़ने को मिलेगा ये पहले ब्लॉक में जो NES 102 का है। समाकलित व्यक्तित्व का विकास कैसे करते हैं, इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो इंटीग्रेटेड शब्द को समझ लें और पर्सनैलिटी को समझ लें। तो हमको लगता है कि डेवलपमेंट को हमने बता दिया है, तो ये हेडिंग से क्लियर हो जाएगा। पर्सनैलिटी जो है, व्यक्तित्व जो है, वो एक आदमी का वो सामाजिक व्यवहार कैसा है, उसका बौद्धिक व्यवहार कैसा है, उसका लोगों के साथ प्रशासनिक व्यवहार कैसा है, शिक्षक हैं तो उनको अपने स्टूडेंट के साथ कैसा व्यवहार है, ये सब एक पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है। तो पर्सनैलिटी को साइकोलॉजिस्ट एक गैरेट करके हैं वो बताते हैं। उसके बाद एक बकिंगम करके एक ये है साइकोलॉजिस्ट है, वो बोलते हैं क्या कि पर्सनैलिटी इज टोटल क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। पर्सनैलिटी क्या है, व्यक्तित्व क्या है, टोटल क्वालिटी, संपूर्ण गुण है किसका, एक इंडिविजुअल के बिहेवियर का। जो एक व्यक्ति है उसके व्यवहार का टोटल गुण है, वो कैसा व्यवहार करता है, माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करता है, समाज में लोगों के साथ कैसे व्यवहार करता है, अपने टीचर्स के साथ कैसे व्यवहार करता है, अपने पेरेंट्स के साथ कैसे व्यवहार करता है, अपने एल्डर्स के साथ कैसे व्यवहार करता है, अपने रिलीजियस गुरु के साथ कैसे व्यवहार करता है।
ये सारे जो हैं उसके व्यवहार के पक्ष हैं। इसीलिए बकिंघम ने बहुत छोटा सा डिफिनेशन दिया जो आपको नोट कर लेना चाहिए कि पर्सनैलिटी क्या है, टोटल क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर है। बहुत बड़े बड़े डिफिनेशंस मिलेंगे, लेकिन आप परेशान हो जाएंगे लिखने के लिए। एक डिफिनेशन आपके ब्लॉक में तो यहाँ पर नहीं है। हमने बताया है कि व्यक्तित्व क्या है, एक संपूर्ण गुण है इसका, किसी एक व्यक्ति का। ठीक है, तो पर्सनैलिटी इज टोटल क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। लेकिन जब इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी की बातें कहते हैं तो इंटीग्रेटेड शब्द क्या है? इंटीग्रेटेड का मतलब हुआ कि पूरा का पूरा सब मिला जुला करके, उसका सामाजिक व्यवहार कैसा है, उसका शैक्षिक व्यवहार कैसा है, उसका जो है सांस्कृतिक व्यवहार कैसा है, उसका नैतिक व्यवहार कैसा है, ये सबको यदि समाकलित कर देंगे, एक साथ जोड़ लेंगे, उसके बाद एक टोटल क्वालिटी आपको मिलेगी। और वो व्यक्ति का ये कहा जाएगा कि बहुत अच्छा सामाजिक है, बहुत उसके नैतिक व्यवहार उच्च है, वो बहुत आदर्श है उसके। ठीक है, तो ये उच्च आदर्शों से वो जीता है, बहुत धार्मिक जीवन है उसका। ये यदि हम ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब है कि उसके व्यक्तित्व का हम समाकलन करते हैं, तो ये समाकलित व्यक्तित्व हुआ। ठीक है, सो हमने तीनों बातें, विकास को पहले बता दिया, उसके बाद व्यक्तित्व को बता दिया और समाकलित को बता दिया। सो इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी जो है उसके डेवलपमेंट की क्या क्या बातें हो सकती है ये इसमें दी हुई है। उसके बाद विकास के विभिन्न पहलुओं से संबंधित समस्याएं क्या हो सकती है, यदि किसी का नैतिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, शैक्षिक विकास, ये यदि आप देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उससे संबंधित समस्याएं क्या है। उसके बाद वो इंटरपर्सनल स्किल्स जो है, कम्युनिकेशन के, आप यदि एक दूसरे से, हम आपसे बातें कर रहे हैं लेकिन आपको हमारी कोई बात 1 घंटे के बाद नहीं समझ में आए, तो इसका मतलब है कि हमारा कम्युनिकेशन पूरी तरह से फेल्योर है। हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में इस बात को ध्यान ही नहीं रख रहे हैं कि हमारी बातें आपको मिल रही है और आपको समझने लायक है वहां से। सो हम क्या बोलते हैं, अंतरवैयक्तिक, इंटरपर्सनल, आपसे हमारा इंटरेक्शन है, आप 10 लोग जुड़े हुए हैं और हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो आप तक पहुंच रहा है, और फिर आपकी बातें जब हम सुनेंगे तो आप उसको हम तक पहुंचाने लायक सो हो जाए। नहीं तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि नहीं नहीं उषा कुमारी आपकी बातें नहीं मिल रही है, आमोद आपकी बातें हम समझ नहीं पा रहे, आप थोड़ा सा स्पष्ट करके बताइए, ऐसा मेरा कहना हो जाएगा। तो हमारा इसका मतलब क्या है कि इंटरपर्सनल जो स्किल है वो बहुत अच्छा नहीं है। उसके बाद बाल विकास में संचार माध्यमों की क्या भूमिका। संचार माध्यम आप समझते हैं कि आज के बच्चों के विकास में बहुत बड़ा एक फैक्टर हो गया है। आज शक्तिमान जैसे सीरियल्स डीडी नेशनल पर चल रहे हैं, हमारे लिए रामायण महाभारत जैसे सीरियल चल रहे हैं, बुनियाद जैसे सामाजिक सीरियल चल रहे हैं, पारिवारिक सीरियल चल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये संचार माध्यम जो टीवी है उनकी भूमिका है, पेपर जो है न्यूज पेपर्स हैं उनकी भूमिका है। कोरोना 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 से संबंधित सारे समाचार आपको मिलते हैं, और आज सरकार ने क्या किया है, कोरोना पर पॉजिटिव समाचार देना शुरू कर दिया है। उसके बाद फैक्ट्स जो है, कितनी कितनी बातें गलत गलत जो सोशल मीडिया पर चल रही है उसको सरकार ने काटना शुरू कर दिया है। तो ये जो है संचार माध्यमों की भी भूमिका है। वैसे ही बालक के विकास में, क्योंकि हम यहाँ पर प्राथमिक स्तर के बालक के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमारा जो कुछ भी डिस्कशन है वो बालक के विकास से संचार माध्यम किस प्रकार से उनका प्रभाव पड़ता है इस पर हम बात करते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा ब्लॉक के अंदर में चलते हैं, और ब्लॉक के अंदर में चल करके हम बालक के जो विकास से संबंधित बातें हैं वो पहले यूनिट से थोड़ी थोड़ी बातें हमने बता दिया। समाकलित व्यक्तित्व क्या है, ये समाकलित व्यक्तित्व का विकास, ये पहला यूनिट है आपका NAS 102 का। समाकलित व्यक्तित्व, इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी क्या है, हमने पर्सनैलिटी को बताया और इंटीग्रेटेड शब्द का मतलब बताया। तो जिस व्यक्ति में सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, नैतिक और इस तरीके के गुण हो, तो हम क्या कहेंगे कि ये पर्सनैलिटी जो है वो समाकलित व्यक्तित्व है। ठीक है, और पर्सनैलिटी को हमने बताया, उस डिफिनेशन को बढ़िया से याद करेंगे। सुसमाकलित व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या हो सकती है, जो खूब बढ़िया से इंटीग्रेटेड है पर्सनैलिटी, उसकी क्या कुछ विशेषताएं हो सकती है, इसको बहुत आसानी से वो बहुत नैतिक व्यवहार, नैतिक आदर्श दिखाएगा। वो क्या करेगा, बहुत ऊंचे आदर्शों की स्थापना करेगा। वो क्या करेगा,
व्यक्ति से सामाजिक रूप से बहुत सुदृढ़ता से जुड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके की विशेषताएं आपको सो मिलेंगी। उसके बाद सामाजिक व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, वो कौन कौन से कारक हैं जो सामाजिक विकास में ये करते हैं, अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। तो इसको हम लोग बात करें और इसके बारे में हम बताएं। आपके यहाँ बढ़िया क्या है कि सारी चीजों को ये दे करके ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन से भी बताया है। कुछ बच्चे हैं, कुछ टीचर्स हैं, उनके बारे में बता रहा है। और विकास के विभिन्न पहलुओं से संबंधित समस्याएं क्या है, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये वृद्धि के बारे में मैंने बताया, विकास के बारे में बताया, और कौन से कारक हैं आप देखेंगे कि छोटे बच्चे हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, और आपके विद्यालय में तो बहुत ठीक है, लेकिन वो विद्यालय के समय के बाद जाते हैं और घर में जाकर के उधर गाली उली बोलते रहते हैं, ठीक है ना। तो पेरेंट टीचर मीटिंग में कल भी हम ये बात बताए थे, आपको पेरेंट्स से मिलेगा कि मैडम ये क्या हो गया है, इसको पता नहीं, ये जब से स्कूल जाना शुरू किया है ना, आकर के घर में आकर के अपने दोस्तों के साथ गाली उली का व्यवहार करते रहता है। तो उधर जो है सो जा करके आप को ये जब सुनने को मिलेगा तो आप चिंता में होंगे कि ये किससे मिलता है, किससे जुड़ता है, क्या क्या सीख लेता है, कहाँ कहाँ से सीख लेता है। और पेरेंट्स ऐसा बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये सही बात है कि ये गड़बड़ सड़बड़ लोगों के इंटरेक्शन में गड़बड़ सड़बड़ बच्चों से इसकी दोस्ती हो गई। तो कुछ ऐसे कारक हैं जो सामाजिक कारक हैं। सांस्कृतिक कारक, कुछ सांस्कृतिक बातें ऐसी हैं जिसको उसको नहीं समझना चाहिए, संस्कार में नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो संस्कार में ले रहा है, चोरी चमारी सीख ले रहा है, ठीक है ना। पॉकेट से पेरेंट्स का ही पैसा लेकर के चला जाता है स्कूल और दोस्तों के साथ उधर खाना पीना, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे कारकों को आप देखेंगे, पढ़ेंगे इसमें। शारीरिक विकास संबंधी समस्याएं क्या है, बच्चों की सामान्य समस्या होती है पोषण, ठीक है ना। शारीरिक बीमारियां एवं चोटें, कभी चोट लग गया तो माथे में जोर से चोट लग गया, वो जो है उसका रिपेयरिंग ठीक से नहीं हो पाया, और संवेदनशील जो मस्तिष्क है वो चोटिल हो गया और बच्चा जो है प्रॉब्लम में हो गया। अब कान पर लोग पेरेंट्स जो है सो बहुत जोर मार देते हैं, तो उसके चलते वो क्या है, उसकी श्रवण क्षमता जो है प्रभावित हो गई। कभी कभी आंख जो है वो प्रभावित हो जाता है, कभी जोर से माथे में मार दिए तो मस्तिष्क साइड में उसको चोट लग गई तो परेशानी हो जाती है। तो ये जो है शारीरिक विकास संबंधी समस्याएं। संवेगात्मक विकास से संबंधित समस्याएं, संवेगात्मक मतलब इमोशनल डेवलपमेंट से संबंधित समस्याएं। इमोशंस क्या है, आप में, सब में, हम में भी, सब में इमोशंस होता है। दुख की बातें हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, ठीक है। सुख की बातें तो बहुत जोर हम हंसते हैं या अंदर से गुदगुदाते हैं, ये सुन करके हमें अच्छा लगता है। तो संवेग की बातें क्या है, बच्चों की अवस्थाओं पर यदि आप चिंता करें तो संवेग क्या है, तो संवेगात्मक विकास की अवस्थाएं क्या है। तो आप यदि पूछते हैं खड़े हो जाओ थोड़ा सा बताओ, तो इसके बारे में तुमको कल बताया था, तुम आज बताओ, समझ में आया। अब समझ में आया क्या, वो जैसे खड़ा किए आप उसको क्लास में कि वो रोना धोना चालू कर दिया, और वो रोना धोना जहां चालू कर दिया तो आप परेशान हो गए कि ये पूछ रहे हैं इसको कि क्या सीखा है, तो ये रोना चालू कर दिया। अब वो संवेगात्मक रूप से इतना मजबूत नहीं है, ठीक है ना। और वो आप उससे पूछेंगे क्यों, क्या हुआ रोना, तो कुछ बता ही नहीं रहा, क्यों रो रहे हो तो कुछ बता नहीं रहा। अब छोटे बच्चों में देखेंगे ये बातें, तो फिर आपको प्यार से उसको पुचकार करके फिर उसकी बातों को समझना है क्यों रोता है, और उसको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसको संवेदनात्मक रूप से कमजोर है तो उसको थोड़ा सा मजबूत करना है आपको, ठीक है ना। संवेगात्मक विकास से संबंधित समस्याएं। शैक्षिक उपलब्धि से समस्याएं, आप तो टीचर्स हैं और बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों को हम मापन करते रहते हैं, बीच बीच में हम उनको टेस्ट लेते रहते हैं, ये मंथली टेस्ट है, ये क्वार्टरली है, ये हाफ ईयरली है, ये सब करते रहते हैं। और उसके बाद उनके अचीवमेंट को हम लोग रिपोर्ट कार्ड में लाते हैं। तो ये जो रिपोर्ट कार्ड्स हैं उसके द्वारा हम उनकी शैक्षिक उपलब्धि को बताते हैं। तो आजकल क्या हो गया है, बच्चों का जो सोशल यूटिलिटी प्रोडक्टिव वर्क, सुपू पहले हम लोग बोलते थे, तो उसको भी देखते हैं कि ये सामाजिक रूप से कुछ उपयोगी है या नहीं है। कुछ उसको खेलकूद की एक्टिविटीज में भी देखते हैं कि ये कितना एक्टिव है उधर में, तो इस सब को हम उसके अचीवमेंट में जोड़ते हैं। खाली ये नहीं है कि उसकी शैक्षिक उपलब्धि जो है वो केवल उसका कितना गणित में आया, कितना हिंदी में आया, कितना इंग्लिश में आया, यही खाली उपलब्धि है, ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ रिपोर्ट कार्ड में हम ये सब चीज भी देते हैं, ठीक है ना। गुड मोरल कैरेक्टर हम फाइनली लिखते हैं, ठीक है।
तो और फर्स्ट क्लास में है, वो 80% आया है, तो आपके पैमाने पर वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये क्या है, हमको शैक्षिक उपलब्धि संबंधी समस्याएं जो बच्चे में देखने को मिलती है, हम ड्यूरिंग पेरेंट टीचर्स मीटिंग हम इसको बात करते हैं, या उसके रिपोर्ट कार्ड्स देते हैं उनको, पेरेंट्स को बात करते हैं। तो ये हमारा तरीका होता है, ठीक है। उसके बाद इसी यूनिट में है लिंग पूर्वाग्रह और लिंग संबंधी मुद्दों से संबंधित समस्या। लिंग पूर्वाग्रह क्या, ये लड़की है, हाँ तुम क्यों पढ़ने के लिए स्कूल चलाया, तुमको नहीं पढ़ना है, तुम कहे चलो जाओ घर में मम्मी के साथ रोटी बना, ये पूर्वाग्रह, ठीक है ना। आज आप ये लड़कों के लिए हम घरों में भी, कई घरों में भी ऐसा देखते हैं कि लड़के जो है उसको चरवाही करने के लिए भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं चरवाही करने के लिए, जाओ जी तुम जो है तो उधर गाय भैंस को चरा करके लाओ, 2 रुपया सुबह शाम चरा करके जा। अपने झारखंड में ये बड़ी समस्या है, उसको मिलेगा और वो सुबह शाम उसमें लगा हुआ है, जबकि स्कूल जाने की बात नहीं। क्यों कि लड़का है तो पैसे कमा करके लाएगा, लड़की है तो घर में माँ के साथ काम करेगी। तो ये समस्याएं हैं, लिंग पूर्वाग्रह से संबंधित है और लिंग संबंधी मुद्दे और इससे संबंधित समस्याएं। उसके बाद इसी में है माता पिता, शिक्षकों एवं परामर्शदाताओं के लिए बच्चे के पूर्ण व्यक्तित्व की अवधारणा का परिचय। बच्चे के पूर्ण व्यक्तित्व कैसे होंगे, आपको माता पिता के रूप में भी समझना है, टीचर के रूप में भी समझना है, आप शैक्षिक परामर्शदाता हैं उसके रूप में भी समझना है कि बच्चे के पूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या होना चाहिए, उसको सामाजिक भी होना चाहिए, उसकी शैक्षिक उपलब्धि भी ठीक होनी चाहिए, उसके नैतिक आदर्श भी हो। मैडम आज हम आ रहे थे ना घर से, ये ना 5 का एक सिक्का मिला हमको, रास्ते में 5 का सिक्का मिला, वो 5 का सिक्का जो है ये लीजिए ना इधर में, हाँ अच्छा तो तुम रख लो इसको, कोई बात नहीं टॉफी खा लेना। नहीं मैडम हम नहीं खाते, मेरी मम्मी ने बताया कि ऐसा जो है तो कहीं कुछ मिले तो उसको ऐसे नहीं लेना, इसीलिए मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये उसमें उच्च नैतिक आदर्श आप भरते हैं, ठीक है ना। शैक्षिक उपलब्धियों में जो कुछ भी दिक्कत है उसको आप बात करते हैं और शैक्षिक परामर्श की बातें करते हैं, ठीक है। सो माता पिता के पार्ट में, शिक्षक के पार्ट में और परामर्शदाता के पार्ट में हमने कल भी बात किया था, बहुत विस्तार से बात किया था कि सर्टिफिकेट इन गाइडेंस, गाइड कौन है, जो बढ़िया से मार्गदर्शन करता है। परामर्शदाता कौन है, जो किसी समस्या को लेकर के उसका समाधान देता है। ये बेसिक अंतर सर्टिफिकेट इन गाइडेंस का प्रोग्राम पूरा करने के बाद आप जैसे लोगों को अब डाउट नहीं रहना चाहिए। आप अच्छे लोगों को, आप अपने बीएड में भी पढ़े होंगे, आपने बेसिक ट्रेनिंग में भी पढ़ रहे होंगे कि मार्गदर्शन कहाँ है और परामर्श कहाँ है, दोनों के लिए शब्द अलग हैं। गाइडेंस है तो इधर में काउंसलिंग है, मार्गदर्शन पूरे उसके कैरियर में क्या कुछ हो सकता है, वो बीएससी पढ़ रहा है तो साइंस में क्या क्या कैरियर है, बीए कर रहा है तो आर्ट्स में क्या क्या कैरियर है, ये यदि आप बता रहे हैं तो उसका कैरियर गाइडेंस का काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहीं पर आप देखते होंगे कि हम कैरियर काउंसलिंग का काम करते हैं। काउंसलिंग मतलब कुछ समस्या है जिसका समाधान देना है। इफ देयर इज प्रॉब्लम देन काउंसलिंग नीड्स, ये दिमाग में बैठा करके रख लीजिए। मार्गदर्शन और परामर्श में बेसिक अंतर कहाँ है कि मार्गदर्शन में उसके विस्तृत परिदृश्य को बात करते हैं और परामर्श में क्या करते हैं, उसकी समस्या को पहले जानते हैं और उसके बाद उसका समाधान देते हैं। कोई बच्चा आ गया, मैडम मैंने नीट की तैयारी की थी, मेडिकल में तो मेरा नहीं हुआ, बहुत अच्छी तैयारी थी, नहीं हुआ, अब हम क्या कर सकते हैं, अब उसकी समस्या है, यहां पर समस्या है। समस्या क्या है कि उसको अब मेडिकल के अतिरिक्त फील्ड को बताना है। फार्मास्यूटिकल्स में जा सकते हो आप, फिजिकल थेरेपी के फील्ड में जा सकते हो आप, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में जा सकते हो। अब बीटेक अब आईबीटी में होता है। ये जब आपको पता रहेगा तो आप अच्छे परामर्शदाता के रूप में उनको परामर्श दे सकते हैं। तो शैक्षिक परामर्शदाता जो हैं उनको समस्या का समाधान देना है, जबकि शैक्षिक मार्गदर्शन में उस विषय से संबंधित पूरे परिदृश्य को बात करना है। मार्गदर्शन, पूरे मार्ग का दर्शन करा दे रहे। तो ये कुछ बातें थी जो आपके दिमाग में होना चाहिए। अब सीआईटी का प्रोग्राम कर लेने के बाद अब गाइडेंस और काउंसलिंग में कहां अंतर है, ये एटलीस्ट आप लोग जो इस क्लास को आप ज्वाइन किए हैं उनको ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम यूनिट 2 को बात किए हैं। यूनिट 2 के बाद हमारे पास जो तीसरा यूनिट है उसको थोड़ा सा आप जाने कि अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कैसे होता है। संप्रेषण का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, 2 वे होता है। एक सेंडर है तो एक मैसेज रिसीवर है, बीच में क्या है, सेंडर के पास मैसेज है, रिसीवर के पास
रिसीव करने के लिए कोई चैनल है, मोबाइल है या कोई और दूसरा माध्यम है, बहुत सामने सामने है तो हम जो मुंह से बोलते हैं वो सुन लेता है। तो सेंडर रिसीवर, बीच में सेंडर के द्वारा मैसेज, और मैसेज कैसे पास ऑन होता है? चैनल के द्वारा। तो सेंडर के पास एक चैनल है, वो अपने मैसेज को रिसीवर एंड में भेजता है, और उस रिसीवर एंड में उसके मैसेज गए या नहीं गए ये फीडबैक के द्वारा हम जानते हैं। सेंडर जानना चाहता है तो फीडबैक का माध्यम है। हम बार बार आपसे स्टार्ट करने से पहले जैसे पूछ रहे थे, आपको हमारा ऑडियो मिल रहा है? आपने बीच में बताया कि नहीं सर ऑडियो कट रहा है, तो हमने ठीक किया, ये फीडबैक है। ठीक है, इसको कम्युनिकेशन की भाषा में सिंपल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। और सिंपल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? सैनन ने दिया है। सैनन एक कम्युनिकेशन पर जो अपना कंसेप्ट दे रहे थे, तो उन्होंने बताया कि एक सेंडर है तो रिसीवर एंड में उसको मैसेज मिलता है, और वो मैसेज पास ऑन के लिए चैनल्स है, ये चैनल होना चाहिए। तो सेंडर के पास मैसेज है, वो मैसेज चैनल्स के जरिए रिसीवर तक पहुंचता है, और रिसीवर एंड से फिर सेंडर को फीडबैक मिलता है कि आर यू गेटिंग और नॉट। यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करते हैं। तो इस तरीके से हम जो है तो अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण को, कम्युनिकेशन को हम ऐसे करते हैं। कम्युनिकेट करना मतलब अपनी बातों को पहुंचाना। आप टीचर के रूप में ये इसलिए पढ़ना चाहिए कि आपका कम्युनिकेशन बहुत परफेक्ट होना चाहिए। आप यदि परफेक्ट रहेंगे तो बच्चे को आपकी बातें ठीक से मिलेंगी। आप यदि गड़बड़ रहेंगे तो आपकी उच्चारण ठीक ठाक नहीं है। आप देखते होंगे आज बच्चों को बड़ी समस्या है, तालव्य श, दंत स, मूर्धन्य श, है ना, धनुष और तलाश। इसी तरीके से आप देखेंगे ये क्या है? ये समाज है, स। ये तीनों सौ का उच्चारण अलग अलग उच्चारण स्थान से है। तो आपका कम्युनिकेशन में ये चीज डेवलप हो जाना चाहिए कि मूर्धन्य श का उच्चारण हम मूर्धा से करते हैं, तालव्य श का उच्चारण तालु से करते हैं, और उसी तरीके से दंत स का उच्चारण हम दंत से करते हैं, जीवा और दंत के सहयोग से करते हैं। ये जब आप स्पष्ट रहेंगे तब तो कम्युनिकेट करेंगे, तब तो बच्चे को भाषा के ज्ञान में ये चीजें आप बता पाएंगे। लेकिन अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण इसीलिए आपको समझाता है कि आप जो है संप्रेषण दो तरफा कैसे करें। बच्चे से उच्चारण करा करके फिर देख लें, उसको कंफर्म कर दें। ये दो तरफा कम्युनिकेशन, ये फीडबैक भी आपके पास होना चाहिए। और आप संप्रेषण जब करते हैं तो इसको बार बार फीडबैक से आप सुनिश्चित करते हैं। उसके बाद हम अधिक प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कैसे कर सकते हैं? आपको ये सारी चीजें जो अभी तक हम बात कर रहे थे, आपका चैनल पक्का होना चाहिए। अभी हम लोग जिस चैनल पर हैं वो चैनल परफेक्ट है, ये सुनिश्चित करना चाहिए। जब मंडे को हम लोग इस पर बात कर रहे थे तो हमारा चैनल ठीक नहीं था, तो हमने चैनल को ठीक किया, और घर से जहाँ सिग्नल ठीक रहता है हम वहां से बात कर पा रहे हैं। ये आपकी तरफ से फीडबैक था, तो हमने अपने चैनल को ठीक किया प्रभावी ढंग से करने के लिए। हम जो कुछ कह रहे हैं वो आप तक बातें पहुंच जाए, ये भी सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है ना? एक तरफा हम जो कुछ बोले जा रहे हैं संभव नहीं है कि वो जो है आप तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, ठीक से आपके लायक हो रहा है नहीं हो रहा है, और 1 घंटे के बाद आप जाएं यहाँ इस क्लास से तो आप गाइडेंस क्या है और काउंसलिंग क्या है ये भी कहने लायक नहीं हो। सर क्या बताए पता नहीं, मार्गदर्शन में प्रमाण पत्र बेकार ज्वाइन किए हुए थे, ये तो कोई फायदा नहीं हुआ ऐसा प्रोग्राम करने से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपके लिए प्रभावशाली संप्रेषण बहुत जरूरी है, और टीचर के लिए तो ये बहुत जरूरी है। उच्चारण का स्थान, उसके बोलने की गति, उसकी बातों की स्पष्टता, उसके बाद जो कंटेंट दे रहे हैं वो कंटेंट बच्चे को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजें जो है सुनिश्चित करता है प्रभावकारी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण को। और टीचर के रूप में हमें ये सबसे पहले सुनिश्चित करना है। उसके बाद है बाल विकास में संचार माध्यमों का प्रभाव। संचार माध्यम आप जानते हैं मुद्रण, प्रिंटेड पेपर्स है, मैगजीन्स है, ठीक है ना, प्रिंटेड संचार माध्यम है, रेडियो और टेलीविजन है संचार के माध्यम है, ठीक है। आज तो प्रधानमंत्री की मन की बात बहुत बड़ा संचार का माध्यम बन चुका है। आप देखते होंगे टीवी पर प्रधानमंत्री आते हैं आपको कोरोना के संबंध में बताने के लिए, बहुत बड़ा संचार माध्यम है रेडियो टेलीविजन। तो ये क्या है कैसे है इसको देखें। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं, संचार के माध्यम में इस तरीके से भी चैनल से जुड़ जा रहे हैं, ये भी संचार का एक बहुत बड़ा सा माध्यम है। और इस माध्यम को
सो हम प्रयोग करके आज आप जहां भी कहीं भी अपने घरों में हैं इस कोरोना के टाइम में, वहां हम जुड़ पा रहे हैं और तभी जाकर के आपको जो है हम अपनी बातें दे पाते हैं। शिक्षक या विभाग अब क्या कर सकता है इसके लिए? शिक्षा प्राप्ति के लिए जनसंचार माध्यम को हम लोग देखिए आप कैसे यूज करें। कक्षा में चर्चा आयोजित करने में संचार माध्यम जो है बहुत उपयोगी है। आपकी बातें बहुत स्पष्ट है तो बच्चों को मिल रही है, बहुत आसानी से मिल रही है। बच्चों की रुचियों और प्राथमिकताओं के लिए आपको मार्गदर्शन करना। इस बच्चे का रुचि है तबला बजाने में, ठीक है, किसी बच्चे का रुचि है हारमोनियम में, किसी बच्चे का रुचि है फुटबॉल खेलने में। आप उसको देखते हैं और उसको समझ करके आप उसके इंटरेस्ट को समझ करके उसके लिए प्राथमिकताएं तय करते हैं, उसके लिए मार्गदर्शन करते हैं। आप देखो तुम यदि तबला मिल लोगे अपने एक्टिविटी क्लास में तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी को हम लाइट म्यूजिक बताते हैं कि आप यदि इसमें ले लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बढ़िया सा विकल्प प्रदान कर सकते हैं और आपके लिए ये जरूरी है कि आप बढ़िया से प्रभावी ढंग से संचार माध्यमों का उपयोग करें। तो इस तरीके से हमने विकास को प्रभावित करने वाले कारक को बात किया है। ये पहला ब्लॉक जो NES 102 का था उसको हम लोगों ने खत्म किया। अभी जो है अब हम बात करेंगे NES 102 के दूसरे ब्लॉक को, जिसमें केवल विकास संबंधी समस्याओं पर बातें की गई है। और इसमें जो है फिर 4 यूनिट्स हैं। ये 4 यूनिट्स में आपको हम अभी डिस्कस करते हैं, फिर आपके लिए टाइम होगा और आप डिस्कशन में आएंगे। सबसे पहली बात है वंचन के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं। वंचन का मतलब क्या होता है? डिप्राइवेशन। बहुत सरल शब्दों में हिंदी में कभी कभी आप देखेंगे तो उसको लगेगा कि ये क्या बताया जा रहा है। वंचन का मतलब किसी को आप वंचित कर रहे हैं। बच्चा है, उसको स्कूल नहीं भेजने के बाद आप क्या कर रहे हैं? उसको भैंस की डोर पकड़ा दे रहे हैं, वो चरवाहा बनेगा। और स्कूल में भेजेंगे तो वो बच्चा जो है पढ़ लिख करके एक सुसभ्य नागरिक बनेगा। तो ये वंचन से मतलब ये। लड़कियां हैं, स्कूल नहीं भेज रहे, तब तुम घर का काम करो, तुम्हारा काम है घर में माँ को सहयोग करना। और माताएं भी पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? अब आपको टीचर के रूप में जाते हैं, आप गली मोहल्ले से बच्चे को पकड़ करके लाते हैं, चलो जी स्कूल चले हैं, ये अभियान चलाते हैं, स्कूल चले अभियान चला करके हम उन बच्चों को पकड़ करके स्कूलों तक लाते हैं, ठीक है। और कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि वो ड्रॉप आउट हो गई, वो आ नहीं रही है। क्या हो गया उसको? उसके माता पिता से जाकर के आप मिलते हैं, नहीं आजकल जो है ना थोड़ा हमारे घर में ना बहुत दिक्कत हो गया है ना, मेरे को थोड़ा सा सहायता कर देती है, तो हम भी तो अब एज हो गया ना, तो अब इसकी सहायता से हम थोड़ा सा तो घर का काम कर लेते हैं। अरे भैया घर के काम के लिए उसका डिप्राइवेशन कर रहे हैं, उसका वंचन कर रहे हैं। सो इससे जो समस्याएं हो रही है आप देख रहे हैं, एक सुसभ्य नागरिक के रूप में नहीं बच्चा विकसित होएगा और जो राष्ट्र के योगदान करने के लायक उसको होना चाहिए था वो नहीं बन पाएगा। अच्छा, उसके बाद जो बच्चे हैं सृजनशील और प्रतिभाशाली बच्चों को समझना। आप क्लासरूम में हैं, प्राइमरी लेवल के बच्चे को आप डील करते हैं तो आपको क्या करना है? आपको क्रिएटिव बच्चा है, ठीक है ना, और प्रतिभाशाली है, गिफ्टेड है, ये दोनों आप अपने ट्रेनिंग में यदि टीचर ट्रेनिंग किए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो सृजनशील जो क्रिएटिव है, आप देखेंगे कुछ बच्चे जो है बहुत अच्छा, बच्चों में तो आप बहुत सहजता से देखते होंगे कि जहां टीचर निकले कि झट से एक अपना कॉपी का पेज फाड़ा और झट से उसका हवाई जहाज बनाया और ऊपर में यदि पंखा चल रहा है तो इधर से उसको सुई उड़ा दिया, उड़ा करके इधर से दिखा दिया। आप दूसरे टीचर हैं जो क्लास खत्म करके जब आ रहे हैं, जिनको ज्वाइन करना है क्लास, वो देख रहे हैं ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हो? हवाई जहाज बना रहे हैं। तो कोई कमल का फूल बनाया हुआ उसी कागज के पेज से, ये उनकी क्रिएटिविटी है, ठीक है। वो उसका आर्ट एंड क्राफ्ट इतना बढ़िया है, आप देख लीजिए उसको कैसे समझेंगे आप, उसको कैसे डील करेंगे आप, ये आपका काम है। उसके बाद प्रतिभाशाली बच्चों को जो गिफ्टेड है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, आप इसको चेक करने के लिए जब एजुकेशन की साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो आईक्यू जो होता है वो मेंटल एज मानसिक आयु और क्रोनोलॉजिकल एज मतलब उसकी शारीरिक आयु, इसको मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100, इसलिए कि उस आईक्यू को हम परसेंटेज में बताते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट ने बताया है कि यदि वो 120 से एबव है किसी बच्चे का आईक्यू तो इसका मतलब वो गिफ्टेड चाइल्ड है, प्रतिभाशाली बालक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा क्लास में क्या होना है? अलर्ट होना है।
कभी कभी तो वो टीचर्स को पूछते रहेगा, जो आप पढ़ा रहे हैं उससे आगे की बात पूछता रहेगा, और आप कहेंगे कि अरे बैठो, अभी चुप रहो, शांत रहो, अभी तुमको ये नहीं बताया, इससे आगे की बात है वो। ठीक है, तो आप उसको हतोत्साहित नहीं करें और उसको बताएंगे कि नहीं अच्छा है, तुम जानते हो तो बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम तो इससे आगे का जान रहे हो, उसको आप प्रोत्साहित करें। तो ये सृजनशील और प्रतिभाशाली बच्चों को आपको समझना है। मंद गति से सीखने वाले बच्चों की समस्याओं को समझना। कुछ बच्चे, आप तो क्लास में 60 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, एक साथ सबको पढ़ा रहे, और कुछ बच्चे जो है वो धीमी गति से सीखते हैं, तो उनको भी आपको समझ करके उनके लर्निंग को फैसिलिटेट करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास खेल और अन्य क्रियाएं जो विकास को सुसाध्य बनाने में काम करते हैं। आप जानते होंगे कि हम पीरियड्स देते हैं बच्चों को खेलने के लिए। कोई बच्चा इंडोर गेम्स में बहुत है, कोई आउटडोर में है, कोई फुटबॉल खेलना चाहता है, कोई वॉलीबॉल खेलना चाहता है, कोई कैरम बोर्ड खेलना चाहता है। ठीक है ना, तो क्या है उसके इंडोर्स को आप समझ रहे हैं कि इसको इंडोर एक्टिविटी में लगता है, अच्छा, किसी को आउटडोर एक्टिविटीज में लगता है, अच्छा, तो आप जो है इन सबों को समझ करके बच्चे के विकास संबंधी जो बातें हैं उसको आप समझेंगे तो उस समस्या का समाधान करेंगे, और समस्या का समाधान करने वाला कौन है, वो परामर्शदाता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है कि हमारा परामर्श जो है वो बच्चों के लिए, हमारा मार्गदर्शन जो है वो बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होएगा। ये है आपका NES 102, और हम जो है इसमें आपको ये 4 यूनिट्स, मतलब इसमें 2 ब्लॉक्स हैं, और 2 ब्लॉक्स को हमने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया है। एक बात बहुत स्पष्ट कर दें, जो आज ज्वाइन किए हैं, तो टीचिंग का ये सेशन नहीं होता, ये काउंसलिंग का सेशन होता है। आप अपने मटेरियल को पढ़ें, मटेरियल आपको नहीं मिले हैं तो इग्नो का बहुत सशक्त नेटवर्क है, आप igno.ac.in पर जाएं, उस साइट को खोलें, और एंड्रॉयड फोन पर भी खोल सकते हैं, और ई ज्ञान कोर्स को लॉगिन करें, और आपका जो पेपर है NES 101, 102, 103, 104, ये सबके मटेरियल्स जो हैं आपके पास टोटल 9 ब्लॉक्स हैं। पहले NES 10 में 3 ब्लॉक हैं और बाकी सब में 2-2 ब्लॉक्स हैं, तो टोटल 9 बुकलेट्स हैं आपको, और सारे बुकलेट्स PDF फॉर्म में अवेलेबल हैं, और आप उनको लेकर के पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ये जो डिस्कशन है ये केवल परामर्श देता है, मतलब कुछ समस्या है तो परामर्श है, लेकिन यहाँ इन दिक्कतों को समझते हुए कि आपको मटेरियल्स नहीं मिला है और आपका एग्जाम्स होना है, जून नहीं वो सितंबर में हो जाए, अगस्त में हो जाए, जैसा डिसाइड हो वो आपको तो करना है, एग्जाम देना है, तो हमने MA एजुकेशन के बच्चों को छोड़ करके आपका ये क्लास पूरा किया। तो हमें लगता है कि ये इंटरेक्शन जो है यहाँ हमारे पार्ट से एंड होता है। सो थैंक यू वेरी मच। अब हम माइक ऑन करने के लिए आपको बोलेंगे।